हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे, एकदम जिंदाबाद होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और लव यू ऑल। आप सभी को ढेर सारा प्यार। सब लोग आ जाएंगे क्लास में, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, प्लीज। नमस्ते जी, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं। आइए चलते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चंस को करते हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चे कि देखिए, कल के क्वेश्चंस का ही एक तरह से एक्सटेंशन है जो आज के क्वेश्चंस है। ठीक है, और उसके बाद आपको जो कल का सेट होगा ना, कल के सेट में आपको बहुत डिटेल और डेप्थ, ठीक है, चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन आज भी आपको इन्फॉर्मेटिव सेशन है ये, मतलब कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए ये सेशंस आज है। और ये वास्तव में ये क्लास एकदम रात की लास्ट क्लास है, ये थकान मिटाने वाली क्लास है, आपको सुलाने वाली क्लास है ये। ठीक है, सब लोग अच्छे हैं, एकदम बढ़िया है। वेरी गुड इवनिंग, लव यू ऑल। आइए चलिए, सबसे पहले चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, असम का अंबुवाची मेला। ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहता है और मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहां से प्रश्न पूछा है कि भाई, असम के अंबुवाची मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम के अंबुवाची मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दे रखे हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि अंबुवाची मेला असम का है, ठीक है, और बहुत फेमस है। पहला है कि यह मेला गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। बात बिल्कुल सही है कि अंबुबाची मेला, ठीक है, असम में है। और ये असम के गुवाहाटी में जो माँ कामाख्या देवी जी का मंदिर है, वहां पर यह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, कामाख्या मंदिर जी के परिसर में। इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है और यह देवी की जो वार्षिक रजस्वला अवधि का प्रतीक होता है। बिल्कुल सही बात है, इसको हम पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं, अंबुबाची मेले को। और ये देवी जी की वार्षिक रजस्वला की अवधि का एक प्रतीक होता है। तो आप कहेंगे कि सर, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल आपके करेक्ट हैं, एक और दो दोनों, ठीक है, बोथ विल बी राइट आंसर। तो असम के अंबुवाची मेले के बारे में दो चीजें आपको पता चली, दो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पता चले कि गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में, और इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, ठीक है, तेलंगाना का सरक्का समक्का मेदारम में जतारा। ये एक मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, एक धार्मिक उत्सव है, समक्का सरक्का तेलंगाना का। ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा, ठीक है, पिछले साल तो स्पेशली, है ना। तो ये जो तेलंगाना का आपका समक्का सरक्का मेदारम जतारा, वैसे तो आपको समक्का सरक्का फेस्टिवल भी आप इसे बोल सकते हैं, है ना, तेलंगाना का आप इसे समक्का सरक्का फेस्टिवल भी बोल सकते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में तो बेसिकली यही पूछा जाएगा कि समक्का सरक्का कहाँ का फेस्टिवल है। तो समक्का सरक्का तेलंगाना का है। मेदारम जतारा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समागम माना जाता है। बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है ना। देखिए, इट इज कंसिडर्ड द सेकंड लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग इन इंडिया आफ्टर द कुंभ मेला। समक्का सरक्का जो कि तेलंगाना में होता है, इसका पूरा नाम है समक्का सरक्का मेदारम जतारा। क्लियर है। यह कोया जनजाति जो तेलंगाना के क्षेत्रों में है, तो ये कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक जनजातीय त्योहार है। बिल्कुल सही बात है, कोया जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाने वाला एक जनजातीय त्योहार होता है। कोया जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाने वाला एक जनजातीय त्योहार होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि भैया जी, ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो कोया जनजाति के द्वारा, है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर भी बोथ विल बी राइट आंसर। ऑब्वियस सी बात है, इस सेशन का उद्देश्य ये नहीं कि मैं, ठीक है, आपकी नॉलेज को टेस्ट करूं, या इसका उद्देश्य है कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स दूं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं आपके लिए कराऊं। ये इसका मेन उद्देश्य होता है इस क्लास का, ये हमेशा से आपको पता है। क्लियर है। तो कुंभ के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक जनजातीय उत्सव है, जनजातीय त्योहार है। समक्का सरक्का का संबंध किस जनजाति से है? कोया जनजाति से है। तो ऐसे करके आपके ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपको इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पूर्वोत्तर भारत के नववर्ष उत्सवों के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है? पूर्वोत्तर भारत के जो नववर्ष उत्सव हैं, उनके संदर्भ में कौन सा मिलान सही है, आपको बताना है। पूर्वोत्तर भारत के जो आपके नववर्ष उत्सव है, उनके संदर्भ में लोसार है, ये अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में नववर्ष के रूप में लोसार उत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। तो लोसार उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है बाबू, कहां पर? लोसार उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। लोसुंग जो है,
लोसुंग सेलिब्रेट किया जाता है विशेष रूप से सिक्किम में, लोसुंग। और साजी वू नोंगमा पानवा ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो फिर से बोलता हूं, लोसार सेलिब्रेट किया जाता है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में, लोसुंग सेलिब्रेट किया जाता है विशेष रूप से सिक्किम में, साजीवू नोंगमा पानवा ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर तीनों ही सही हैं और ये सारे नववर्ष के प्रतीक हैं, ये सारे नववर्ष के प्रतीक हैं। कल भी ऐसे मैंने नववर्ष के प्रतीक के तौर पर जो उत्सव, रीजनल उत्सव जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, कल भी मैं यहाँ से क्वेश्चंस लेकर आया था, आज भी क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। क्यों? क्योंकि मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, है ना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका। तो लोसार अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है, लोसुंग विशेष रूप से सिक्किम में, और साजीवू नोंगमा पानवा ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो पूर्वोत्तर भारत के नववर्ष उत्सवों के संदर्भ में ये तीनों ही बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब छत्तीसगढ़ का जो वस्त्र दशहरा है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ के वस्त्र दशहरा के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के वस्त्र दशहरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है, उन पर विचार करना है। तो ये दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला दशहरा उत्सव है जो लगभग 75 दिनों तक चलता है। बिल्कुल सही बात है। छत्तीसगढ़ का बस्तर के क्षेत्र में जो वस्त्र दशहरा है वह लगभग 75 दिनों तक चलने वाला एक, ठीक है, दशहरा उत्सव होता है। तो दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला दशहरा उत्सव है, ठीक है, दशहरा उत्सव है जो लगभग 75 दिनों तक चलता है ये उत्सव, ठीक है। ये वस्त्र दशहरा छत्तीसगढ़ के वस्त्र क्षेत्र में सेलिब्रेट किया जाता है। भगवान श्री राम की रावण पर विजय के बजाय स्थानीय देवी जो दंतेश्वरी जी है उनकी इसमें पूजा की जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल राइट है। इस उत्सव में आप ये मत सोचना कि भगवान श्री राम की, ठीक, रावण पर जो विजय हुई थी उस उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है, नहीं। छत्तीसगढ़ के लोगों की एक स्थानीय देवी है, वहाँ की एक रीजनल गॉडेस है दंतेश्वरी देवी, तो ये उनकी स्मृति में, ये उनको पूजने के लिए, ठीक है ना, सेलिब्रेट किया जाता है, उनकी पूजा के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो obvious सी बात है, यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही होंगे, दोनों ही स्टेटमेंट सही होंगे। तो भगवान राम की रावण पर विजय के बजाय स्थानीय देवी की पूजा इसमें की जाती है और दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला दशहरा उत्सव होता है जो लगभग 75 दिनों तक ये चलता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। मेघालय का वांगला उत्सव, उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मेघालय का वांगला उत्सव है, मेघालय के वांगला उत्सव के बारे में इन कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो इसे 100 ड्रम उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। 100 ड्रम उत्सव के रूप में जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द 100 ड्रम फेस्टिवल, है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज द 100 ड्रम फेस्टिवल। कौन सा? मेघालय का वांगला, वांगला फेस्टिवल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मेघालय। ये भी पूछा जा सकता है, देखो आपके एग्जाम में ऐसे आता है कि एक तरफ उत्सव लिख दिए और दूसरी तरफ स्टेट लिख दिए और पूछा जाता है कि आप करेक्टली मैच कीजिए, एक तरफ फेस्टिवल दूसरी तरफ स्टेट, करेक्टली मैच कीजिए। तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है, इसे 100 ड्रम उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। मेघालय का बांग्ला उत्सव है। दूसरा है, ये मेघालय की जो गारो जनजाति है उसके द्वारा भगवान सूर्यदेव के फसल समर्पित करने के लिए मनाया जाता है। जी हाँ, एक फसल फेस्टिवल है ना, ये एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है जो वहाँ की जनजाति है आपकी गारो जनजाति, उसके द्वारा भगवान श्री सूर्य देव को समर्पित है, क्योंकि उनके कारण फसल हो पाई, भगवान सूर्य देव के कारण, तो ये उनको समर्पित होता है। इसमें भगवान सूर्य देव की आराधना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है, तो इसलिए उनको समर्पित होता है ये। तो यहाँ पर भी दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही होंगे, ठीक है जी। अगला प्रश्न है आपका, गोवा के उत्सवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्निवल उत्सव पुर्तगाली शासन के दौरान शुरू हुआ था। द कार्निवल फेस्टिवल बिगेन ड्यूरिंग द पोर्तुगीज रूल एंड इट इज सेलिब्रेटेड बिफोर द क्रिश्चियन फास्टिंग पीरियड, ठीक है ना। तो एक कार्निवल उत्सव गोवा में होता है। गोवा का कार्निवल देखने दिखाने लायक है। जब गोवा में कार्निवल होता है तो बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट और बहुत सारे हमारे, ठीक है, रीजनल और इंडियन टूरिस्ट वहां पर जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं गोवा के कार्निवल फेस्टिवल को। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो गोवा का कार्निवल फेस्टिवल है। तो कार्निवल फेस्टिवल पुर्तगाली शासन के दौरान शुरू हुआ था और ये ईसाई उपवास काल से पहले मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेंट से पहले। ईसाई उपवास काल को लेंट कहते हैं। तो ये ईसाई उपवास काल से पहले, ये लेंट से पहले सेलिब्रेट किया जाता है। कार्निवल उत्सव पुर्तगाली शासन के दौरान शुरू हुआ था और ये ईसाई उपवास काल से पहले सेलिब्रेट किया जाता है। यस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। सिग्मो, ठीक है, ये जो सिग्मो है ये गोवा का एक पारंपरिक वसंत उत्सव है। सिग्मो गोवा का पारंपरिक वसंत उत्सव है जो रंगों के त्योहार होली का एक वहां का रीजनल एडिशन है। ठीक है, होली तो पूरे देश में मनाई जाती है, तो होली आप कह सकते हैं
ये होली तो वैश्विक स्तर पर मनाई जाती है, लेकिन ये जो सिग्मो है ये गोवा का एक पारंपरिक, जो वहां का रीजनल एक वसंत उत्सव है, वसंत उत्सव है। एक तरह से रंगों के त्योहार होली का ही ये स्थानीय संस्करण है। जैसे होली तो पूरे भारत और पूरे विश्व में, लेकिन जहां जहां पर भारतीय लोग रहते हैं, लेकिन सिग्मो स्थानीय स्तर पर एज आ होली, होली की तरह ही ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप कहेंगे जी हाँ, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। देखो, मैं फिर से बोलता हूँ मेरे प्यारे बच्चे कि ये कोई आपका, ठीक है, नॉलेज टेस्ट नहीं है, ये बस कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स देने के लिए, देखिए, ये सेशंस है। इसका उद्देश्य ये है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दिया जाए। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तमिलनाडु को त्योहारों के बारे में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए, तमिलनाडु के त्योहार हैं। पहला है थाई पुसम। थाई पुसम भगवान मुरुगन की इसमें पूजा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। तो ये पूछा जा सकता है कि थाई पुसम त्योहार में किस भगवान की पूजा की जाती है? तो भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है थाई पुसम में। थाई पुसम, इसमें भगवान मुरुगन को पूजा जाता है। क्लियर हुआ? ये बात आई समझ में? थाईपुसम, भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है थाईपुसम में। जलीकट्टू, ये पोंगल उत्सव का हिस्सा है। जलीकट्टू पोंगल उत्सव का हिस्सा है जलीकट्टू, और सांडों को वश में करने वाला खेल है। बिल्कुल ठीक है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी थी, और यह भी तमिलनाडु का है जलीकट्टू। तो थाईपुसम, इसमें स्थानीय देवता है भगवान मुरुगन, उनकी पूजा की जाती है। और जलीकट्टू आपका पोंगल उत्सव का हिस्सा होता है। इसमें सांडों को वश में करने वाला खेल भी खेला जाता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली राइट है ये दोनों स्टेटमेंट भी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश के मेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नौचंदी मेला मेरठ में आयोजित होने वाला राज्य का दूसरा सबसे बड़ा मेला है नौचंदी मेला। यस। महाकुंभ मेला, ठीक है ना, 2025 प्रयाग में आयोजित किया जाना निर्धारित है, जो हो चुका है मेरे भाई, ये हो चुका है। ठीक है, अब इस बात पर ध्यान रखना, निर्धारित क्या है, ये हो चुका है प्रयागराज में। लेकिन नौचंदी मेला मेरठ में आयोजित किया जाने वाला राज्य का दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है। ये मेरठ में आयोजित होता है नौचंदी मेला, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। जो भी साथी मेरठ के होंगे वो जानते होंगे कि इसकी कितनी ज़्यादा उपयोगिता है नौचंदी मेले की। दूसरा, नौचंदी मेला 2025 प्रयागराज में आयोजित किया जाना निर्धारित है, बिल्कुल निर्धारित है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल आपके सही हैं। एक और दो दोनों ही आपके बिल्कुल सही होंगे। एक और दो दोनों ही सही होंगे कि मेरठ में आयोजित होता है, दूसरा सबसे बड़ा है, और महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में आयोजित किया जाना निर्धारित है। अब हम यहाँ पर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखते हैं। इस्पर और वेयाफो, ये ग्लेशियर मिलकर दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर कॉरिडोर, ठीक है, बनाते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर का। ध्रुवीय क्षेत्र, देखो जो ध्रुवीय रीजन है, ठीक है, वो तो पूरा ग्लेशियर है वहां पर। तो अगर हम उसको छोड़ दें, पोलर रीजन्स को छोड़ दें, तो हिस्पर और व्याफो, हिस्पर और व्याफो ये कहां पर है? लद्दाख में है हिस्पर और व्याफो ग्लेशियर्स, ठीक है। तो ये मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कॉरिडोर बनाते हैं। अगर आप ध्रुवीय क्षेत्रों से बाहर जाएं तो यस, दिस इज ट्रू, ये ध्यान रखना। वोल्तारो ग्लेशियर सिगर नदी, जो कि इंडस की सहायक नदी है, उसका स्रोत है। तो बिल्कुल सही बात है, वाल्तारो ग्लेशियर से सिगर नदी निकलती है। ये सिंधु की एक सहायक नदी होती है और स्थानीय नदी होती है। सिंधु की सहायक नदियों में, ठीक है, आपको आगे मैम पढ़ाएंगी कि जो सिंधु की सहायक नदियां हैं, सिंधु की सहायक नदियों में सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झीलम, ये सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदियों में, ठीक है, शोक, काबुल, शिगार, गिलगित, गिलगित, ठीक है। तो शोक, काबुल, शिगार, गिलगित, तो यहीं पर मेरे प्यारे बच्चे शिगार नदी जो है, शिगर या शिगार नदी, ये वोल्तारो ग्लेशियर से निकलती है। शिगार नदी ये आपकी कहाँ से निकलती है? ये वोल्तारो ग्लेशियर से निकलती है। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? यहाँ तक कोई इशू तो नहीं मेरे प्यारे बच्चे, किसी को भी, बिल्कुल किसी भी तरह का? आइए अब हम आगे चलते हैं। तो हिस्पर और व्याफो ग्लेशियर मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, ग्लेशियर कॉरिडोर बनाते हैं। और वाल्तारो ग्लेशियर ये
सिगार नदी का एक स्रोत है। काराकोरम एनोमेली, ठीक है, इसको कहते हैं काराकोरम विसंगति। तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? काराकोरम एनोमेली के संदर्भ में काराकोरम विसंगति। तो यहाँ पर दो घटनाएं हैं काराकोरम विसंगति से संबंधित। पहली है, एक ऐसी भौगोलिक घटना है जहां दुनिया भर में ग्लेशियर्स के पीछे हटने के विपरीत, ठीक है, काराकोरम के ग्लेशियर्स जो हैं वो तो या तो स्थिर हैं या बढ़ रहे हैं। ठीक है, आमतौर पर पूरी दुनिया में क्या हो रहा है कि जहां पर ग्लेशियर्स पीछे हटते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जहां जहां पर भी ग्लेशियर्स हैं तो वहां पर यह देखा जाता है कि ग्लेशियर्स पीछे की तरफ हट रहे हैं, लेकिन काराकोरम में उल्टा है कि ग्लेशियर जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर स्थिर हुए हैं। जी, ठीक है, तो बेटा वो एक ऐसी घटना है कि वो ग्लेशियर्स पीछे हटने के विपरीत, ठीक है ना, या तो स्थिर हैं या फिर वे आगे बढ़ रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यह एक ऐसी भौगोलिक घटना है जहां दुनिया भर में ग्लेशियर्स या तो पीछे हटने या फिर, मेरे प्यारे बच्चे, मतलब पीछे हटने के विपरीत, पीछे नहीं हट रहे वो, ठीक है, या तो वे स्थिर हैं या फिर वे आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसका मुख्य कारण अधिक ऊंचाई पर होने वाली भारी बर्फबारी को माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा इसलिए है कि अधिक ऊंचाई पर भारी बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी होने के कारण ग्लेशियर्स पर बेटा बर्फ का जमाव हो रहा है, और ग्लेशियर्स पर बर्फ का जमाव हो जाने से ये ग्लेशियर या तो स्थिर है या फिर बढ़ रहे हैं। जबकि पूरे विश्व में जहां जहां पर ग्लेशियर है वहां पर क्या घटना देखी जाती है कि जहां जहां पर ग्लेशियर है बेटा पूरे दुनिया भर में, ठीक है, जहां पर ग्लेशियर्स हैं या तो वो पीछे हटते हैं, पीछे हट रहे हैं, ठीक है बच्चे, लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर स्थिर है या फिर बच्चे वो आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ग्लेशियर्स का विकास हो रहा है। और इसके पीछे रीजन है कि भारी बर्फबारी, ठीक है, हैवी स्नोफॉलिंग, इसके पीछे का रीजन है। लद्दाख की जो जास्कर श्रेणी है इसके ग्लेशियर्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लद्दाख की जो जास्कर श्रेणी है, जास्कर श्रेणी के ग्लेशियर्स के बारे में विचार करना है। द्रांग दुंग ग्लेशियर्स जो है वह लद्दाख का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि दांग द्रुंग ग्लेशियर, दांग द्रुंग, ये लद्दाख का ग्लेशियर है, जास्कर श्रेणी का ग्लेशियर है दांग द्रुंग, और ये दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है आफ्टर सियाचिन। ठीक है, सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है। द्रांग द्रुंग ग्लेशियर, ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, द्रांग दुंग ग्लेशियर लद्दाख का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, यह जो है बेटा ये शोक नदी का स्रोत है, शोक नदी है, आगे चलकर जास्कर नदी में जो कि मिल जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, ये शोक नदी का स्रोत है जो कि आगे चलकर जास्कर नदी में मिल जाती है। तो द्रंगदुंग ग्लेशियर लद्दाख का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और ये आपका शोक नदी का स्रोत है जो कि आगे चलकर आपकी जास्कर नदी में मिल जाएगी। और जास्कर श्रेणी आपको पता है सबसे पहले है काराकोरम श्रेणी, आपने पढ़ा है, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज के बाद लद्दाख रेंज है, लद्दाख रेंज है, ठीक है, काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज के बाद आपकी लद्दाख रेंज है, और उसके बाद फिर आपकी जास्कर रेंज है। जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये तीन प्रमुख रेंज है, आपको बात ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। तो द्रंगद्रुंग ग्लेशियर लद्दाख का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अब ये जो जास्कर रेंज है ना, इसी में आपका द्रंगद्रुंग ग्लेशियर पाया जाएगा। ये जो जास्कर रेंज है ना बच्चे, इसी में आपका ये द्रंगद्रुंग ग्लेशियर है। ग्लेशियर है ये। तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल आपके सही हैं। ठीक है, क्लियर है? देखो आज का सेशन थोड़ा सा बच्चे हम इसे जल्दी करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है, टाइम तो निकल चुका है, कहीं नहीं जाना, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वो है इवेंट। ठीक है, मेरे ब्रदर इन लॉ, साला है मेरा, आज उसकी सगाई है। ठीक है, जिसको सिक्का कहते हैं हमारे यहाँ, रिंग सेरेमनी नहीं, सिक्का, सगाई। तो आप सोच के देखिए, मतलब पूरा प्रोग्राम खत्म हो चुका होगा और मैं अभी क्लास ले रहा हूँ आपकी। ठीक है, तो आपकी क्लास के बाद फिर मैं वहाँ पर पहुँचूंगा, और जो भी फॉर्मेलिटी होगी, मतलब सब कुछ खत्म भी हो चुका होगा, कौन बच रहा है वहाँ पे, ठीक है, लेकिन फिर भी हाँ मुझे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। तो क्लास आप सोच के देखिए कि इतना बड़ा, ठीक है, हमारी इतनी बड़ी ड्यूटी होती है क्लास, है ना। तो चलिए, तो ये यहाँ पर दोनों ही कथन बिल्कुल आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, देखिए सिक्किम की युमथांग घाटी है, ये प्रश्न सिक्किम की युमथांग घाटी से संबंधित है, उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। युमथांग घाटी सिक्किम में है,
इसे सिक्किम की फूलों की घाटी कहा जाता है। वैसे फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में है, जो रियल फूलों की घाटी है फ्लावर वैली, ठीक है, वह उत्तराखंड में है, नंदा देवी के आसपास। लेकिन ये जो सिक्किम की युमथांग घाटी है, इसे सिक्किम की फूलों की घाटी कहते हैं, युमथांग घाटी को, मतलब वहां की रीजनल भाषा में कि ये भाई सिक्किम की फूलों की घाटी है। और यहाँ 0 पॉइंट स्थित है, यहाँ पर जहां कोई स्थायी वनस्पति नहीं पाई जाती। देखिए यहाँ 0 पॉइंट है जहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी स्थायी वनस्पति नहीं पाई जाती, 0 पॉइंट है। क्लियर है? तो यहाँ 0 पॉइंट स्थित है जहां कोई स्थायी वनस्पति नहीं पाई जाती, बिल्कुल सही बात है। 0 पॉइंट पे कोई भी, ठीक है, परमानेंट वेजिटेशन नहीं है, समय के साथ वेजिटेशन उगते हैं फिर वो समाप्त हो जाते हैं, तो इसलिए उसको पॉइंट को 0 पॉइंट कहा है, क्योंकि वहां पर कोई, ठीक है, वेजिटेशन ऐसी नहीं है जो परमानेंटली वहां पर होती हो इस युमथांग घाटी की। और इसे सिक्किम की हम फूलों की घाटी भी कहते हैं। नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है जूको घाटी। नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर है जूको घाटी। इस जूको घाटी के बारे में आपसे पूछा है, ठीक है, क्योंकि ग्लेशियर्स और जूको घाटी ये आपके सिलेबस में भी चल रहा है। तो ये जो नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर जूको घाटी, तो पहला प्रश्न ये बनता है कि जूको घाटी कहां पर स्थित है। तो जूको घाटी आपकी नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर है। आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश है ऐसे, अरुणाचल प्रदेश ये है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड है, नागालैंड के नीचे मेरे प्यारे बच्चे मणिपुर है, और मणिपुर के नीचे बच्चे आपका मिजोरम है, मिजोरम के नीचे आपका त्रिपुरा है। जी हाँ बच्चे, देखो हाँ ये बात तो सही, आप सही कह रहे हैं, ठीक है ना, ये बात आप सही कह रहे हैं। मेरी जो छुट्टी होगी, आप कभी भी अगर मेरी छुट्टी हो तो टेलीग्राम पे जब भी आप मैसेज देके तो आप समझ जाना कि बहुत रेयर ऑफ रेयरिस्ट केस में मेरी छुट्टी होती है, ऐसे नॉर्मली नहीं होती। ठीक है, बहुत सारे फीवर में, ठीक है, बहुत सारी तबीयत खराब में, अभी बीच में मेरी कमर में बहुत दर्द चला था, बहुत ज़्यादा दर्द, एक कमर में खड़े होने में हम टीचर्स को दिक्कत हो जाती है, उसमें होता है ये, क्योंकि तब मेरी क्लासेस भी बहुत सारी 7-7 8-8 घंटे की क्लास चलती थी, तो इतना आसानी दर्द होता था जैसे कि कोई फोड़ा नहीं हो जाता शरीर में है, और उसको कोई पिन करे इस तरह से, मतलब ऐसा दर्द होता था। लेकिन मैंने तब भी सारी क्लासेस कंटिन्यू रखी, पेन किलर खाता था, क्लास कंटिन्यू करता था, ठीक है। तो ये है, मतलब क्लास, इस क्लास का मतलब होता है बेटा डिसिप्लिन, क्लास का मतलब होता है कि हमारी ड्यूटी है वो, और एक ऐसी ड्यूटी जिसे पूरी डिसिप्लिन से हम पूरा करें। ये बात आपको भी समझनी है बाबू। ऐसा नहीं कि आज मन कर रहा है कि चलो आज लाइव क्लास ले लिया, उसके बाद चलो ठीक है, या कल वाली क्लास को हम रिकॉर्ड कर देख लेंगे, या अगली वाली क्लास को हम चलो अगले दिन देख लेंगे। नहीं, लाइव मीन्स लाइव, ठीक है, जो क्लास हमको लाइव अपना कंप्लीट करो, इससे एक डिसिप्लिन बिल्डअप होता है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, प्रेरित करता है बेसिकली। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो हमें बेटा लाइफ में आगे लेकर जाती हैं, हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है सर, ये नागालैंड और मणिपुर, ये आप देख रहे हैं नागालैंड और मणिपुर की ये जो बाउंड्री है, यहाँ पर है आपकी जुको, यहाँ पर है आपकी जुको वैली, जुको घाटी। तो इस जुको घाटी को मेरे प्यारे बच्चे हम लोग, ये घाटी जो है जुको लिली के लिए प्रसिद्ध है। ये जुको लिली, ये एक मेरे प्यारे बच्चे प्लांट है, जुको लिली, और ये जुको लिली केवल यहीं पर पाया जाएगा, ठीक है, यस, ये यहाँ की एंडेमिक स्पेसीज है, जुको लिली एंडेमिक स्पेसीज, एंडेमिक स्पेसीज है। एंडेमिक स्पेसीज का मतलब होता है स्थानीय प्रजाति, एंडेमिक स्पीसीज मीन्स स्थानीय प्रजाति। स्थानिक प्रजाति का मतलब है कि ऐसी बच्चे प्रजाति जो केवल उसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती है और उसके अलावा कहीं पे भी नहीं, उसको हम स्थानिक प्रजाति एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं, कि उस स्थान विशेष पर ही पाई जाने वाली एक विशिष्ट प्रजाति को हम स्थानिक प्रजाति। तो ये घाटी जो है वो जुको लिली के लिए प्रसिद्ध है, और ये जुको लिली केवल यहीं पर पाई जाती है। देखिए, इसे पूर्वोत्तर की हम फूलों की घाटी के रूप में जानते हैं, यस, इसको पूर्वोत्तर की फूलों की घाटी कहते हैं। इस जुको लिली को, जुको घाटी को, युमथांग घाटी जो है इसको सिक्किम की फूलों की घाटी कहते हैं, और जुको घाटी को हम लोग नॉर्थ ईस्ट की फ्लावर वैली, नॉर्थ ईस्ट की फूलों की घाटी इसको कहते हैं, इसको नॉर्थ ईस्ट की फूलों की घाटी कहते हैं। तो ये घाटी अद्वितीय जुको लिली के लिए जानी जाती है, जो जुको लिली केवल यहीं पर पाई जाती है, इसे पूर्वोत्तर की फूलों की घाटी के रूप में भी जाना जाता है। चलिए, हिमनद और उनसे निकलने वाली नदियों के बारे में कौन सा मिलान ऐसा है जो गलत है? विच मैचिंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ग्लेशियर एंड द रिवर
ओरिजिनेट फ्रॉम देम। ठीक है, तो ग्लेशियर्स और ग्लेशियर्स से निकलने वाली नदियों के बारे में कौन सा एक ऐसा है जो करेक्ट मैच नहीं है? तो मिलाम ग्लेशियर, इस मिलाम ग्लेशियर से गौरी गंगा शारदा नदी निकलती है। ठीक है ना, मिलाम ग्लेशियर से गौरी गंगा शारदा नदी। चोराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है, यस चोराबाड़ी ग्लेशियर। ठीक है, केदारनाथ पर्वत श्रेणी में ये चोराबाड़ी ग्लेशियर है। इस चोराबाड़ी ग्लेशियर से आपके मंदाकिनी नदी निकलती है। माचोई ग्लेशियर से आपकी सिंध और द्रास नदियां निकलती हैं। जेमू ग्लेशियर जो है, जेमू ग्लेशियर से महानदी नहीं निकलती। जेमू ग्लेशियर कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चे, बताएंगे? जेमू ग्लेशियर से आपकी तीस्ता नदी निकलती है, तीस्ता नदी निकलती है जेमू ग्लेशियर से। बात समझ में आ रही है? तो जेमू ग्लेशियर को हम लास्ट क्लास में देखे थे मेरे प्यारे बच्चे। जेमू ग्लेशियर आपका कहाँ पर पड़ता है? तो सब लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे जल्दी से फटाफट से, ये आपका कर्तव्य है। चलो अच्छा, अगर बच्चों आपके एप्लीकेशन में आपको कमेंट विजिबल होते तो आप लोग बहुत बात करते, आप लोग मुझी से इतना बात करते रहते हैं, है ना? जी, आ तो गए भाई, सिक्किम में है, बहुत बढ़िया। यहाँ से कमेंट तो आ गए सिक्किम में, वेरी गुड, क्या बात है मेरे प्यारे बच्चे। और कुछ जेमू ग्लेशियर के बारे में आप जानते हो बेटा? और कुछ आप जेमू ग्लेशियर के बारे में जानते हो, है ना? जी हाँ, तो तीस्ता नदी और मेरे प्यारे बच्चे ये जेमू ग्लेशियर कौन से राज्य में है, माफ करना, ठीक है, ये सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। तो अगर आप इस सेशन को ले रहे हो ना बच्चे, तो आप ये समझो कि जितना भी आप पढ़ रहे हो जीएस में, उसको आप साथ के साथ याद कर रहे हो। जीएस का इससे बेहतरीन कोई रिवीजन, या मतलब ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। तो जेमू ग्लेशियर तीस्ता नदी सिक्किम में है। अगला प्रश्न है, ठीक है, हैंगिंग वैली, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हैंगिंग वैली, हैंगिंग वैली का निर्माण तब होता है जब एक छोटी सहायक हिमनद मुख्य हिमनद में आकर मिलती है जो अधिक गहराई तक कटाव करती है। इसको वर्ड ज्योग्राफी में मैडम आपके पढ़ाएंगे। हैंगिंग वैली, लटकती हुई घाटी इसको कहते हैं। लटकती हुई घाटी ग्लेशियर्स के द्वारा बनने वाली संरचना है। जब एक मुख्य ग्लेशियर पे छोटा ग्लेशियर आकर, ठीक है, गिरता है मेरे प्यारे बच्चे, तो हैंगिंग ग्लेशियर का विकास होता है। ग्लेशियर के पीछे हटने के बाद ये सहायक घाटियां मुख्य घाटी से ऊंची रह जाती हैं, जिससे फिर आगे चलकर बच्चे झरने भी बनते हैं। तो बोथ विल बी राइट आंसर, बोथ विल बी राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें ये देखिए, ये करेक्टली मैच नहीं है तो डी होगा इसमें। तो भाई ये तो समझ गए आप, इसमें ये तो पूछा था कि कौन सा एक करेक्टली मैच नहीं है, तो भाई डी करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि जेमू ग्लेशियर से आपकी तीस्ता नदी निकलती है और जेमू ग्लेशियर आपका सिक्किम में है। जेमू ग्लेशियर आपका सिक्किम में है ना? आगे बच्चे, हैंगिंग वैली, ठीक, हैंगिंग वैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। तो हैंगिंग वैली के संदर्भ में मैंने आपको बताया कि हैंगिंग वैली का निर्माण तब होता है जब एक छोटी सहायक ग्लेशियर बच्चे मुख्य ग्लेशियर में मिलती है जो अधिक गहराई तक कटाव करती है, और ग्लेशियर्स के पीछे हटने के बाद ये सहायक ग्लेशियर्स जो होती हैं बच्चे, सहायक घाटियां, ये मुख्य घाटी से ऊंची रह जाती हैं, फिर झरनों का विकास होता है। हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी के बारे में है कि एक कोल्ड डेजर्ट है जो बौद्ध धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। बिल्कुल सही बात है। हिमाचल प्रदेश की जो स्पीति घाटी है, स्पीति घाटी एक कोल्ड डेजर्ट है, और इस कोल्ड डेजर्ट मतलब इस स्पीति घाटी में बौद्ध धर्म का बहुत अधिक मात्रा में प्रसार और उन्नयन हुआ है। KEY की और आपकी तावो मठ, ये इसी घाटी में स्थित है, स्पीति घाटी में। ये दो मठ हैं बच्चे जो बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध मठ हैं। ये दो मठ हैं जो बौद्ध धर्म के जो बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध मठ हैं। एक है की और ताबू। ये की और ताबू जो मठ हैं, ये दोनों मठ यहीं पर स्थित हैं आपकी स्पीति घाटी में। तो ध्यान रखना है कि ये एक शीत मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है जो स्पीति घाटी है, जो बौद्ध धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। और की और ताबू, यहाँ पर पाए जाने वाले की और ताबू दो प्रमुख बौद्ध मठ होते हैं। अब केमिस्ट्री से प्रश्न है, क्योंकि समस्थानिक जो होते हैं उनका परमाणु क्रमांक समान होता है, तो उनके घनत्व और क्वथनांक भी हमेशा समान होते हैं। गलत। देखिए ध्यान रखना, समस्थानिक आइसोटोप्स, इनके रासायनिक गुण समान होंगे। परमाणु क्रमांक समान होने से इनके रासायनिक गुण समान होंगे। परमाणु क्रमांक समान होने से इनके रासायनिक गुण समान होंगे। आ रही बात समझ में? परमाणु क्रमांक समान होने से इनके रासायनिक गुण समान होंगे, क्योंकि समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है तो उनके घनत्व और क्वथनांक भी समान होंगे। बेटा घनत्व और क्वथनांक क्या है? भौतिक गुण है। घनत्व और क्वथनांक
डेंसिटी और क्वथनांक क्या है, भौतिक गुण है, तो इसलिए बच्चे भौतिक गुण असमान होंगे समस्थानिकों के। समस्थानिकों के भौतिक गुण कैसे होंगे, असमान होंगे, समान नहीं होंगे, भौतिक गुण असमान होंगे, तो ये गलत हो गया। हाइड्रोजन का समस्थानिक जो ड्यूटेरियम है वह साधारण हाइड्रोजन की तुलना में भारी होता है और इसका उपयोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल बनाने में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ड्यूटेरियम का उपयोग हम भारी जल D2O बनाने में करते हैं और D2O भारी जल जो है वह बेसिकली एक शीतलक का कार्य करता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है, कूलेंट का कार्य करता है न्यूक्लियर रिएक्टर में जो भारी जल होता है। तो केवल इसमें नहीं, केवल इसमें दो सही है, माफ कीजिएगा, आदत पड़ गई है, एक और दो दोनों, केवल दो सही है। तो समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होगा, घनत्व और कथनांक उनके भौतिक गुण जो होंगे बेटा वो असमान होंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक समान होने से रासायनिक गुण समान होंगे, ये दोनों भौतिक गुण हैं। अगला प्रश्न है, संभारिकों के बारे में मेटोच नियम क्या कहता है? मेटोच नियम ये कहता है कि बेटा दो संभारिक हैं, दो संभारिक का मतलब क्या है कि उनकी द्रव्यमान संख्या समान है। संभारिक आइसोवार्स, तो आइसोवार्स मतलब उनका जो मास नंबर होता है, मास नंबर समान होता है। वह अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं, एक ही तत्व के हो नहीं सकते, वह अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं, परमाणु होते हैं और उनका परमाणु क्रमांक असमान होता है। उनका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर जो होता है वह अलग अलग होता है, एटॉमिक नंबर उनका असमान होता है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि संभारिकों के बारे में मेटोच नियम क्या दर्शाता है? दो पड़ोसी तत्वों के परमाणु जिनके द्रव्यमान समान होते हैं उनमें से कम एक रेडियो एक्टिव होगा। जी हाँ, दो पड़ोसी तत्व हैं, दो पड़ोसी तत्वों के परमाणु बचे, मतलब अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, पड़ोसी हैं और वो संभारिक हैं। तो ध्यान रखना, क्योंकि द्रव्यमान समान है तो संभारिक है, तो भाई अगर द्रव्यमान समान है संभारिक तो उनमें से कम एक रेडियो एक्टिव होता है। यस, ये मेटोच नियम कहता है। और संभारिकों में न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, बताना। संभारिकों में न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी, प्लीज मुझे बताओ, हाँ या ना? ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं, संभारिकों में न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या के समान होगी? न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या के समान होगी। आप जैसे कोई भी संभारिक लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, और उस संभारिक के संदर्भ में आप देखिए, तो मुझे इसका आपका जवाब चाहिए। तो ये तो बात सही है कि दो पड़ोसी तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उनमें कम से कम एक रेडियो एक्टिव होगा, ठीक है, ये मेटोच नियम कहता है, ये बात सही है, ठीक है। और संभारिक में न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी। जल्दी से मुझे इसका जवाब दीजिए। ठीक है, देखो बेटा, हा ही लीवी बगनो फनी नामक अलसी पसल कर अर, ठीक है, पस कल अर आर्गन ककास टीवी कार्बन फीकोनी सूजन, तो पोटेशियम, कैल्शियम और आर्गन, ठीक है, इनके मेरे प्यारे बच्चे अब क्या है, परमाणु क्रमांक असमान है, द्रव्यमान संख्या समान समान है, ये अलग अलग है। इसका परमाणु क्रमांक 18 है, इसका परमाणु क्रमांक 19 है और इसका परमाणु क्रमांक 20 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या इसकी भी 40 है, इसकी भी 40 है, इसकी भी 40 है द्रव्यमान संख्या, ठीक है बच्चे, ठीक है। ये क्या है, ये आइसोवार है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या समान समान है, द्रव्यमान संख्या समान है। चलो, इनकी द्रव्यमान संख्या समान है, आप देखो 40 40 40, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग है। अब आप यहां पर देखो, ठीक है, इसमें बच्चे कितने प्रोटॉन हैं? देखो मैं यहां पे लगा देता हूं, 18 18 AR 40, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40, द्रव्यमान संख्या समान समान है। यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 18 है, यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 19 है क्योंकि परमाणु क्रमांक है, यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 है, 20 है, ठीक है। अब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन
तो 40 में से 18 गए भैया, बताना। 40 में से 18 गए, न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी है? 22 है। ठीक है, यहाँ पे 40 में से 19 गए तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 21 है। 40 में से 20 गए, न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी है? 20 है। 20 है। तो ये स्टेटमेंट जो कह रहा है, अब आप बताओ कि सही हुआ या नहीं? ये स्टेटमेंट सही हुआ कि नहीं कि न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है? आप बताना, क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है? आप कहेंगे कि नहीं भाई, ये बात गलत हो जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर नहीं होती। तो इसमें आपका केवल एक सही होगा, ओनली वन विल बी राइट आंसर, केवल एक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बच्चे कि रेडियोधर्मी जो समस्थानिक है उनके औद्योगिक उपयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, उनके जो इंडस्ट्रियल यूजेस है, उनके औद्योगिक उपयोगों के बारे में कुछ रेडियो एक्टिव आपके समस्थानिक हैं, आइसोटॉप्स हैं। तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के बारे में, उनके यूजेस, उनके इंडस्ट्रियल यूजेस के बारे में इतना तो आपको बैच में भी नहीं पढ़ाया है। तो इसमें एक है एमेरियस, ठीक है, एमेरिसियम, एमेरिसियम 241, AM से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, एमेरिसियम 241। इसका उपयोग घरेलू धुओं के जो डिटेक्टर होते हैं, स्मोक डिटेक्टर के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। AM241 एमेरिसियम, एमेरिसियम का यूज जो होते हम लोग करते हैं, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, ठीक है, AM241। तो हम इसका जो यूज करते हैं AM241 का, जो आपका डोमेस्टिक स्मोक है उसके डिटेक्शन में करते हैं, बिल्कुल करते हैं, उसके डिटेक्टर के तौर पर करते हैं। घरेलू धुएं के डिटेक्टर के तौर पर हम इसका उपयोग करते हैं, एमेरिसियम 241 का। इसके बाद क्रिप्टन 85 है, इसका उपयोग प्लास्टिक शीट और धातु की मोटाई मापने वाले गेज में किया जाता है। यस, एग्जैक्टली राइट। क्रिप्टन 85 का जो यूज किया जाता है वो प्लास्टिक शीट और धातु की मोटाई मापने वाले गेज में किया जाता है, गेज में किया जाता है। तो यहां पर दोनों ही कथन, आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही होंगे। चलिए, अगला है आपका, ठीक है ना, कि चिकित्सा के क्षेत्र में होने वाले समस्थानिकों के बारे में कौन सा मिलान सही है। ठीक है, आपको बताना है कि फास्फोरस 32 ये त्वचा कैंसर और ल्यूकेमिया का उपचार करने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। और प्लूटोनियम 238 हृदय के जो पेस मेकर उसको लिए ये शक्ति देता है, हृदय के पेस मेकर को शक्ति स्रोत देता है। और स्ट्रोंटियम 90 ये हड्डियों के कैंसर का अध्ययन करता है। तो इसमें से बताएंगे भैया, क्या ये सभी सही है या इनमें से कोई एक ऐसा है जो गलत है? क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट से जवाब देंगे। जी, सब लोग इसका जवाब देंगे। ठीक है, तो देखो ये बिल्कुल करेक्टली मैच है कि फास्फोरस 32 जो है, फास्फोरस 32 ये त्वचा कैंसर और ल्यूकेमिया का उपचार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हम फास्फोरस 32 का यूज, ठीक है, स्किन कैंसर और ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में करते हैं। प्लूटोनियम 238 जो है, प्लूटोनियम 238 इसका उपयोग जो आपका हार्ट का पेस मेकर है उसकी शक्ति को, मतलब उसके लिए पावर देने के लिए, उसको देने के लिए जिससे कि वो चल सके। लेकिन स्ट्रोंटियम 90 का यूज हम हड्डियों के कैंसर के अध्ययन के लिए नहीं करते। तो केवल एक और दो। तो फिर अब मैं आपसे एक होमवर्क देकर जा रहा हूं, आज की क्लास को बच्चे मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। हालांकि अभी इसमें 10 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, लेकिन इन 10 क्वेश्चंस को मैं ईमानदारी से बता रहा हूं आपको बेटा, कल कराऊंगा, है ना। चलो, तो कल कराऊंगा मैं, आज की क्लास को यहीं पर, है ना, लूंगा, समाप्त करूंगा। तो अब आपको ये बताना है, कल जब मैं क्वेश्चन नंबर 21 से इस क्लास को स्टार्ट करूंगा तो आप मुझे बताएंगे कि स्ट्रोंटियम 90, ठीक है, इसका उपयोग हम किस में करते हैं, स्ट्रोंटियम 90 का, नंबर फर्स्ट। दूसरा, हड्डियों के कैंसर का अध्ययन के लिए, ठीक है, कौन से आइसोटॉप का प्रयोग किया जाता है, हड्डियों के कैंसर के अध्ययन के लिए हम कौन से आइसोटॉप का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आपको जल्दी से मुझे बतानी है, फटाफट से, ठीक है। कल आप बताएंगे, होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं आज के लिए। ठीक है सर, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू, आपने मुझे परमिशन दी थोड़ा सा पहले जाने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल थोड़ा सा हम लंबा सेशन लेंगे, लंबी क्लास लेंगे कल, प्रॉमिस टू यू, थैंक यू, थैंक यू।